Hello, my dear friend. You are again welcome to Electrical Machine सेकेंड वीडियो लेक्चर. सो गाइस, जैसा कि जानते हैं कि हमारा इंडक्शन मोटर बिल्कुल ही कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो चुका है और हम अब कदम रख दिए हैं सिंक्रोनस मोटर पे. सिंक्रोनस मतलब मशीन. तो उसमें भी हमने फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक को कंप्लीट कर लिया. अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं. इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड कॉइल स्पैन फैक्टर. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम कम ऑन आवर टुडे टॉपिक. सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़ना है, राइट. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब इसको पढ़ने से पहले हमें कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का हमें नॉलेज होना चाहिए. चलिए देखते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है. तो एक फिगर का रिलेट करके हम आपको समझाना चाहेंगे. देखिए ये कोई मतलब मशीन है, कोई अल्टरनेटर है. इसमें ये स्लॉट बने हुए हैं. स्लॉट आप जानते हैं, उसमें हम वाइंडिंग करते हैं. तो अगर एक ही स्लॉट पे राउंडिंग किया जाए 180 डिग्री का, मतलब पूरा ऐसे, मतलब एक ही पे विदाउट मतलब इधर उधर ना ले जाके, मतलब एक ही स्लॉट पे, जैसे ये स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3. तो अगर एक पोल पे एक ही बार वाइंडिंग किया जा रहा है, मतलब जैसे इसको लपेटा जा रहा है, तो ये कंसंट्रेट मतलब देख सकते हैं सबका वाइंडिंग एक ही पे है. तो ये हमारा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक यहाँ शुरू किए, फिर यहाँ पे लाएँ, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पे लाएँ, फिर मतलब चारों तरफ इसके सभी स्लॉट पे हम मतलब वाइंडिंग कर दें. जैसे आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कहीं भी आपको मतलब दिख रहा है ये वायर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. लेकिन इसमें क्या है, ये कंसंट्रेट है. जैसे आप समझ सकते हैं ये ऐसे है एक ही पे, एक ही स्लॉट पे. लेकिन ये जो है, ये वाला वाइंडिंग कोई यहाँ गया है, कोई यहाँ गया है, मतलब चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है. इक्वल मतलब एरिया, मतलब इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है. तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो गया. देखिए इसमें आपको मतलब नोट्स पे बताने से पहले आपको बता देते हैं, इसमें जो होता है हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये कंसंट्रेट है. ये की तरफ इसमें फ्लक्स जो है कंसंट्रेट है, मतलब कंसंट्रेट जो होंगे रिलीज होंगे. लेकिन इसमें जो है हमें उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा जितना हम मतलब इसके कंपेरिजन में, इसमें थोड़ा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड में कम होता है. लेकिन देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसमें हमें मतलब जो वायर का यूज कर रहे हैं मतलब कंडक्टर का, वो कम लगेगा, क्योंकि इसमें तिरछी वाइंडिंग हो रही है, देख रहे हैं आप तिरछी. लेकिन इसमें जो हो रही है 180 डिग्री पूरा हो रहा है. इसमें हमारा जो होगा वायर ज़्यादा लगता है. तो चलिए चलते हैं नोट्स पे. हमने क्या लिखा है मतलब पॉइंट वाइज. द कॉइल ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग आर को एक्सियल, मतलब एक एक्सिस के राउंड को एक्सियल, मतलब इसी पर लपेटा जाएगा एक्सिस के राउंड. लेकिन ये जो होते हैं को एक्सियल नहीं होते हैं. कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ, मतलब चारों तरफ ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो इसलिए इनका नाम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और इसका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग. पहले पॉइंट से आपको और क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट में बोल रहा है ऑल द वाइंडिंग कॉइल्स हैव सेम मैग्नेटिक एक्सिस, मतलब एक ही स्लॉट पे जो होते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग जो होते हैं, क्या होते हैं, मतलब हम इसको लपेटे होते हैं. तो इसका जो होता है मैग्नेटिक एक्सिस सेम होता है. लेकिन इसका क्या होता है, इसका कोई स्लॉट सेम नहीं है. तो इसका मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगा, सेकंड पॉइंट भी क्लियर, सेम नहीं होगा. उसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं. थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ पोल इज इक्वल द नंबर ऑफ स्लॉट. जो मतलब जितने स्लॉट होते हैं उतने नंबर ऑफ पोल होते हैं इसमें हमारे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में. लेकिन इसमें नंबर ऑफ पोल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. उसके बाद हमने बता ही दिया था चौथा पॉइंट, एक बार और बता देते हैं. ईएमएफ इंड्यूस मोर इन दिस वाइंडिंग, मतलब कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में हमारा ईएमएफ जो होगा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा. लेकिन इस जो हमारा कंसंट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा इसमें ईएमएफ जो होगा कम होगा. मतलब इसमें ईएमएफ जो होगा हमें ज़्यादा मिलेगा और इसमें कम मिलेगा. अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर, देखिए क्या होता है. सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर पढ़ लेते हैं क्या होता है. देखिए के डी, मतलब इसको के डी से डिनोट करते हैं. ये डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कुछ भी कह सकते हैं. तो देखिए इसका मतलब होता है फेजर सम ऑफ कॉइल पर वोल्टेज अर्थमेटिक अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ मतलब कॉइल पर फेजेस. सॉरी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फेजर सम करेंगे सभी कॉइल का, उसके बाद हम अर्थमेटिक सम करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा केडी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. चलिए देखते हैं. सबसे पहले देखिए हमारा कोई सिंक्रोनस मतलब मशीन है, उसमें एम जो होता है, एम को कैसे हम मतलब क्या लिखते हैं, स्लॉट पर पोल पर फेज. एम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लॉट पर पोल पर फेज. देखिए इसको समझाने के लिए हमने आपको बहुत अच्छे समझाने के, शायद ऐसे बुक में ना समझाया हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और जो भी पिच फैक्टर है उसको समझाने वाले हैं. तो यहाँ पे एम जो है, एम को स्लॉट पर पोल पर फेज कहते हैं. तो मान लीजिए कोई हम ऐसा मशीन लेते हैं जिसमें 18 स्लॉट है और 2 पोल है. तो हम एम मतलब क्या कह रहे हैं, स्लॉट पर पोल. स्लॉट कितना है 18, पोल कितना है 2. तो स्लॉट ये हो गया 18/2. स्लॉट पर पोल हो गया. पर फेज मतलब हम 3 फेज का वाइंडिंग अगर कर रहे हैं तो 3 फेज, तो हमारा एम इक्वल टू क्या है 3. जैसे ये स्लॉट कितने हैं, जैसे आपने देख लिया, ये यहाँ पे देखिए एक मशीन है, इसमें कितने स्लॉट है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर 9 इधर, 18 स्लॉट हो गए। कितने पोल हैं? 1 पोल 2 पोल, 2 पोल, तो स्लॉट पर पोल कितना आ गया हमारा 9। उसके बाद कितने फेज की वाइंडिंग की है? 3 फेज की पर फेज, तो हमारा एम इक्वल टू क्या है? 3। तो ये होता है स्लॉट पर पोल पर फेज। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को समझने के लिए जो फैक्टर है उसको समझने के लिए हमें एम समझना पड़ेगा। तो एम आपने समझ लिया, स्लॉट पर पोल पर फेज। उसके बाद हमारा बीटा आता है, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लॉट। जैसे ये स्लॉट है, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो देखिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगा, देखिए जैसे एक ये स्लॉट हो गया, जूम करके आपको दिखाना पड़ेगा, चलिए दिखाते हैं जूम करके। देखिए हमारा जो हो गया एक स्लॉट ये हो गया, एक स्लॉट ये हो गया, एक स्लॉट ये हो गया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बीटा कहते हैं। देखिए हमने लिखा है दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बीटा कहते हैं। और ये जो बीटा होता है वो 180 डिग्री 180 डिग्री, देखिए हाँ हाँ यहाँ पे लिखा है हमने 180 डिग्री बाई स्लॉट पर पोल होता है, याद करना पड़ेगा। तो अभी आपने इस मतलब हमने एजम्पशन किया था उसमें 18 स्लॉट बाई 2 लिए हैं, तो हमारा ये स्लॉट पर पोल कितना आ जाएगा? 18/2 9। तो इसी को 180 डिग्री से मतलब डिवाइड करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? 20। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20, हर एक स्लॉट के बीच का। तो चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक पे देखिए, इसको प्रूफ करने से पहले हमें यहाँ पे मतलब एक एजम्पशन करना पड़ेगा। जैसे ये 5 पोल हम लेते हैं, सबसे पहले 5 मतलब 5 स्लॉट लेते हैं, 5 स्लॉट लेंगे तो एम इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 5 स्लॉट पर पोल पर फेज, एम इक्वल टू 5 ले लिए। ये दोनों स्लॉट देखिए, आपको ये बहुत ही टॉपिक मतलब थोड़ा सा लेंदी भी है मतलब समझाने में, लेकिन बहुत ईजिली हम आपको समझाएंगे। जैसे ये 2 हो गया स्लॉट, देखिए ये एक स्लॉट, 2 स्लॉट के बीच की डिस्टेंस को हम एम बोलते हैं। एक ये स्लॉट हो गया, एक ये स्लॉट हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस को हम बीटा बोलते हैं। और सभी के बीच का हम क्या बोलेंगे? सभी के बीच के डिस्टेंस को, ये एम है तो एम बीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई एम श्योर इज क्लियर। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। तो ये हमने अभी छोटा सा एग्जाम्पल किया कि हम स्लॉट पर पुल पर फेज 5 लेते हैं, तो 2 स्लॉटों के बीच की डिस्टेंस को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे को एम बीटा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था पहले ही, अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल वोल्टेज, अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज अपन सॉरी फेजर अपन अर्थमेटिक सम। तो देखिए फेजर मतलब क्या? सबसे पहले हमें फेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा कि देखिए यहाँ पे एक और समझाते हैं। जैसे देखिए कंसंट्रेटेड मतलब क्या? कंसंट्रेट मतलब 180 डिग्री एक एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं तो वो कंसंट्रेट हुआ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में मतलब इधर उधर करने लगे तो थोड़ा सा ये देखिए तिरछा हो जाता है, तो इनके बीच का यही एंगल जो होता है डिस्टेंस, वही बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड में तो सेम एक को एक्सेल पे को एक एक्सिस पे केवल हम वाइंडिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाए, मतलब कोई वाइंडिंग इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, तो इनके बीच में डिस्टेंस मतलब आ जाता है दो तीर्थों के बीच में, तो उसको हम बीटा बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी हमने लिया है ABCD 5 मतलब पोल एम इक्वल टू 5 लिया है, तो इन दोनों के बीच का ए और बी के बीच के मतलब डिस्टेंस को हम बीटा बोलते हैं। अगर इसको हम देखिए, अगर इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? वेट वेट वेट, हाँ जी, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे तो एम इक्वल टू ए बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखिए ये तो यहाँ से हम फेजर निकालेंगे। फेजर मतलब अगर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगा तो ऐसे होगा, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए फेजर सम के बाद अर्थमेटिक सम करना पड़ेगा। तो अर्थमेटिक सम हम किसके लिए करते हैं? अर्थमेटिक सम जो होता है ये अर्थमेटिक सम है। देखिए सबको जोड़ देंगे लाइन बाई लाइन, मतलब जैसे AB प्लस BC प्लस CD, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा अर्थमेटिक सम होगा, लेकिन फेजर सम यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले हम अर्थमेटिक सम निकालेंगे, अर्थमेटिक सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉइल, मतलब एक कॉइल जो है वोल्टेज गिवन बाई कैसे होगा? देखिए यहाँ से एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ये अल्फ़ा है, ये α/2 एंगल हो गया, तो हमें एम निकालना है तो क्या निकाल लेंगे? एम इक्वल टू आर। ये देखिए ये आर है, कोई मान के चलिए कोई भी स्लॉट हमने लिया, कोई भी मशीन, तो वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में, तो हम यहाँ से देख रहे हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो ये जो हो गया आर, और हमें एम निकालना है तो एम इक्वल टू आर साइन बीटा हो जाएगा। आई होप यहाँ से क्लियर होगा, ट्रिग्नोमेट्री का हमने यूज़ किया, तो हमें एम इक्वल टू क्या हो गया? आर साइन बीटा बाई 2, एम हो गया। एम के बाद हम ए बी निकालेंगे। अब एम हमने निकाल लिया, एम हमने निकाल लिया, तो ए बी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, पर पैसेंस बनाइए, हम आपको बहुत अच्छे समझाएंगे। कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो रही है तो
तो हम ए एम पहले निकाल लिए, एम के बाद ए बी निकालने के लिए 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम ए एफ निकालेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, अर्थमेटिक सम निकाल रहे हैं। अर्थमेटिक सम मतलब इसको सबको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या कर देंगे, अब हम जो है ये मतलब पूरा क्या है, एम है। अभी हमने बताया एम इक्वल टू स्लॉट पर्पल पर फेज, तो एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए एफ निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए से एफ तक, तो हमारा 2rm साइन बीटा बाई 2, ये हमारा जो है अर्थमेटिक सम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपके अंदर जा रहा होगा मतलब दिमाग के उसके बाद हम फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल देखते हैं। देखिए फेजर सम के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले फेजर मतलब इनके बीच का एक मतलब सबसे शॉर्टेस्ट दूरी लेंगे, तो ये होगा। उसके बाद इस पर भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, जस्ट वही कंसेप्ट है। तो ये पूरा एम हो गया, पूरा एम है, तो ये क्या हो जाएगा, एम बीटा बाई 2, एम बीटा बाई 2। फिर इसको वैसे ही पहले एन एफ निकालेंगे, देखिए ये एन है, एन एफ निकालेंगे। एन एफ के लिए क्या करेंगे, ये तो आर हो जाएगा, आर साइन बीटा बाई 2, एन एफ निकालने के लिए आर साइन आर, ये आर हो गया साइन एम बीटा बाई 2, राइट। उसके बाद हम पूरा निकालेंगे, अब इसमें मतलब ए एफ निकालेंगे, तो ए एफ निकालने के लिए फिर दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन फाइनली हमें ए एफ निकल गया, ए एफ हमारा कितना आया, 2r साइन बीटा एम बीटा बाई 2। उसके बाद हम जानते हैं, अभी हमने के डी पढ़ा था कि जो ईएमएफ है, फेजर सम अपन अर्थमेटिक सम, राइट, फेजर सम अपन अर्थमेटिक सम। तो फेजर का हमारा क्या आया था, देखिए फेजर का अभी आपने देखा, फेजर का 2r साइन एम बीटा बाई 2, तो यहाँ पे रखेंगे, देखिए दोनों को रखेंगे 2r साइन बीटा बाई 2, और ऊपर जो आया था अर्थमेटिक का रखेंगे, और देखिए 2r से 2r कट गया, तो हमारा के डी क्या बचा, के डी बचा साइन एम बीटा बाई 2 अपन एम बीटा बाई 2। तो ये हमारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इतना आता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ से और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारा के डी है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, वो डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्लॉट अंडर द गिवन पोल। मतलब एक पोल मतलब कितने नंबर ऑफ पोल हैं किसी भी मशीन में और कितने स्लॉट करने हैं, उस पर हमारा केवल के डी डिपेंड होता है, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होता है। नॉट द लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, हम किस प्रकार के वाइंडिंग अपने मतलब मशीन पे कर रहे हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे के डी का। के डी जो है केवल स्लॉट पर मतलब जो जितने स्लॉट कर रहे हैं एक गिवन पोल में, उस पर डिपेंड करता है। एज वेल एज देखिए के डी जो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, के डी डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम स्लॉट पर पोल मतलब पोल बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा के डी का वैल्यू जो होगा घटेगा। तो आई होप अभी इस छोटे से वीडियो में आपको मतलब बड़ा ही हो रहा है, इसमें के डी समझा दिया हमने। अब चलते हैं के सी की तरह। के सी अगले वीडियो में देखिए क्या, चलिए अगले वीडियो में देखें या इसी वीडियो में देख लेते हैं, जस्ट वेट देख लेते हैं कंटेंट कितना है, चलिए इसी में देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए हम अब चलते हैं क्वाइल, देखिए जो हमारा केपी होता है इसको पिच फैक्टर या क्वाइल स्पैन फैक्टर बोलते हैं। अभी हमने मतलब इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने मतलब बताया था कि के डी इक्वल टू क्या आया था, जब हम ये ईएमएफ इक्वेशन निकाले, सॉरी ये ईएमएफ इक्वेशन है ना जी, हाँ ईएमएफ इक्वेशन, तो इसमें हम केपी और के डी का हम क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, राइट। हाँ जी, तो जैसे ये ईएमएफ इक्वेशन था उसमें भी केपी और केडी का हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ से हम कॉइल फैक्टर और पिच फैक्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक यहाँ भी एग्जांपल मतलब एक एजम्पशन करके आपको बताते हैं। कोई एक मशीन है जिसमें 32 स्लॉट है, 3 फेज वाइंडिंग और 4 पोल हैं। तो इसमें कॉइल पिच और फेज पोल पिच कैसे हम निकालते हैं, स्लॉट पर पोल। तो स्लॉट हमारे कितने हैं 32 और पोल कितने हैं 4, तो हमारे कितने आ गए हैं, कॉइल पिच या पोल पिच हमारा 8 आ गया। तो ये तो पोल पिच और कॉइल पिच क्या होगा, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, मेन पिच फैक्टर पढ़ना है। तो पिच फैक्टर कैसे पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हमें शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए फुल पिच है और ये शॉर्ट पिच है, तभी हमने यहाँ से कोई मशीन लिया, उसमें 8 स्लॉट है, 8 स्लॉट, तो 8 पोल पिच कितना है 8, 8 हम कहाँ से लेंगे, एक से लेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे और इसमें वाइंडिंग 90 नंबर में डालेंगे। तो ये क्या होगा हमारा फुल पिच, मतलब जितना ले रहे हैं जितना हमें नीड हो रही है उतना ही हम वायर का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा फुल पिच मतलब पूरा 180 डिग्री हम इसको रोटेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए ये शॉर्ट पिच में भी हमारा 8 आया है, देखिए ये स्लॉट हैं, अपने काउंटिंग हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 9। तो इसमें क्या होगा शॉर्ट पिच में, यहाँ पे हम
9th नंबर पे 9 ले जाकर, जैसे हम यहाँ पे पूरा फुल पिच कर रहे थे, कुछ पहले ही हम क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे हमने समझाया था, देखिए यहाँ पे भी समझाया, हमें वायर पूरा नहीं यूज करना है, थोड़ा सा कम यूज करना है। तो हम पहले ही स्लॉट में 7 नंबर में ही क्या कर लेंगे, हम अपने वाइंडिंग को वाइंडिंग कर लेंगे। जैसे वाइंडिंग करेंगे तो ये तो 180 डिग्री होगा। देखिए 180 डिग्री हमने बताया, 180 डिग्री का यूज करके हम पूरा पीछे से वाइंडिंग करेंगे। लेकिन इसमें 180 डिग्री से कुछ कम हो जाएगा। कितना कम होगा? अल्फ़ा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा। तो ये जो होगा हमारा शॉर्ट पिच होता है और ये फुल पिच होता है। तो यहाँ पे हम केपी मतलब क्या निकालते हैं, कितना हमने अल्फ़ा मतलब कितना हमने पहले शॉर्ट पिच किया, तो कितना हमने पी मतलब कितना ये अल्फ़ा का वैल्यू होगा, वो मतलब यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए कैसे क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम वाइंडिंग, जैसे एक वाइंडिंग करते हैं तो इसमें 2 कंडक्टर का यूज करते हैं, एक ये फेस एक ये फेस। तो इसमें तो सेम मतलब ऐसे हम फुल पिच में पूरा 180 डिग्री यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पहले ही क्या हो जा रहा है, हम इसको मतलब शॉर्ट पिच कर दे रहे हैं। पहले के स्लॉट में हम वायर को मतलब इंटर करके हम वाइंडिंग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया। तो एक ये फेस हो गया ए बी और एक ये फेस हो गया हमारा बी सी, राइट। तो इसके बीच में कुछ एंगल आ गया ना, अल्फ़ा, यही अल्फ़ा है। लेकिन इसके बीच में कोई एंगल नहीं है क्योंकि ये फुल पिच है। बस इतना समझिए। तो ये अल्फ़ा हो गया। तो मतलब इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम निकालेंगे, ये ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो ये जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होता है, इन एंगल के सम के बराबर। तो ये अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से हम पिच फैक्टर निकालेंगे। पिच फैक्टर क्या होता है, जो हमारा पिच फैक्टर होता है, वोल्टेज जनरेटेड इन शॉर्ट पिच अपन फुल पिच। तो शॉर्ट पिच में हमारा कितना वोल्टेज जनरेट होगा, जैसे हम वायर का कम यूज करें तो कितना वोल्टेज जनरेट होगा, अगर फुल पिच करें तो कितना जनरेट होगा। तो शॉर्ट पिच अपन फुल पिच इक्वल टू हमारा पिच फैक्टर होता है। अभी हमने पिच फैक्टर नहीं पढ़ा था, अभी हमने क्या देखा था, पिच पोल पिच देखा था। लेकिन हमें पिच फैक्टर पढ़ना है। तो पिच फैक्टर बराबर हमने बताया शॉर्ट पिच अपन फुल पिच, मतलब फेजर सम ऑफ वोल्टेज अपन अर्थमेटिक सम। तो देखिए फेजर सम क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, जस्ट वेट। हाँ जी, तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, के पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी, मतलब ए सी पूरा ये, मतलब ये क्या हो जाएगा, फेजर सम इतना हो जाएगा अपन ए बी मतलब ये वाले दूरी को हम मतलब ऐड करेंगे तो ये हमारा के पी का वैल्यू। ये तो शॉर्ट पिच का मतलब ये तो शॉर्ट पिच हो जाएगा और ये फुल पिच हमारा है। शॉर्ट पिच मतलब इसको रिजल्टेंट का यूज करके, तो हमारा ये ए डी के बराबर होगा क्योंकि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए हैं। तो 2AD अपन 2AB, ये जितना इधर आया है इतना ही इधर हमने भी लिया है। तो क्या हो जाएगा, AD अपन AB। और इस ट्रेंगल में आप देखेंगे AD अपन AB को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, AD बाई AB। तो हमारा यहाँ से मतलब पिच फैक्टर क्या निकल के आया, पिच फैक्टर जो कॉस अल्फा बाई 2 के बराबर निकल के आया। मतलब वोल्टेज जनरेटेड शॉर्ट पिच अपन फुल पिच अगर करेंगे, अर्थमेटिक सम अपन मतलब फेजर सम अपन अर्थमेटिक सम ऑफ वोल्टेज, तो हमें कॉस अल्फा बाई 2 मतलब मिलेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फुल पिच के लिए अगर हम फुल पिच यूज करेंगे तो उनके बीच में अल्फ़ा कोई भी डिग्री नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पे जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मतलब शॉर्ट पिच के यूज करेंगे तो अल्फ़ा एंगल उसमें बन जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ से अल्फ़ा एंगल बन जाता है। लेकिन अगर हम फुल पिच करेंगे पूरा तो उसमें कोई मतलब एंगल नहीं होता है। अगर एंगल नहीं होगा तो हमारा के पी बराबर कॉस अल्फा बाई 2 आया। तो अगर यहाँ पे हम जीरो एंगल रखते हैं, उनके बीच में कुछ एंगल नहीं है, तो कॉस जीरो का मान 1 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा फुल पिच के लिए हमारा के पी का वैल्यू मतलब 1 होता है, शॉर्ट पिच के लिए क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो इस दोनों पॉइंट को बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना होगा कि हमारे फुल पिच के लिए हमारे के पी का वैल्यू मतलब पिच फैक्टर 1 होता है और शॉर्ट पिच के लिए 1 से कम होता है। तो इस वीडियो में देखिए बहुत लंबा वीडियो गया, आई थिंक हमारे इस पूरे सेशन जो हमने शुरू किया उसका सबसे लंबा वीडियो गया। लेकिन एक ही वीडियो में आपको पूरा हमने अच्छे से अच्छे फिगर को लेकर हमने समझाने की कोशिश किया है। तो अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आई एम श्योर आपको क्लियर शायद ही उतना हो, क्योंकि अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा हो तो पीछे का वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। एंड इफ़ you having comment then if you have any problem then comment here, as well as don't forget to share my channel. Thank you.